Hello everyone, today we are going to read Chapter 2 Diversity in the Living World of Class 6 NCERT Science Textbook Curiosity. Let's start. Chapter 2 Diversity in the Living World. Diversity in the Living World का क्या मतलब है? Diversity का मतलब होता है बहुत अलग, भिन्नता। तो हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है। वो सारे लिविंग वर्ल्ड हमारी एक जैसी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ही अलग अलग तरीके की है। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। इसका मतलब है कि ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। ये खुद तो धूप में, जो ट्रीज हैं खुद तो धूप में खड़े होके दूसरों को छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। उनके जो फ्रूट है, फल जो है, वो भी दूसरों के लिए है। Likewise, good people bear all hardship and bring welfare to others. इसी तरीके से जैसे कि पेड़ धूप में खड़े होकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, उनके खुद के फल वो नहीं खाते, वो दूसरों के लिए होते हैं। ऐसे ही जो अच्छे लोग हैं वो सारी हार्डशिप करते हैं और दूसरों के लिए वेलफेयर लाते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्न। जो उन्होंने अर्न किया है वो दूसरों को देते हैं, जो गुड पीपल है। इट इज अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। कल बारिश के बाद आज बहुत ही अच्छा दिन है। डॉक्टर रघु एंड मनीरम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। मैडम सुलेखा जो हमारे साइंस टीचर हैं, उन्होंने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को इनवाइट किया है टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, कि एक नेचर वॉक को फैसिलिटेट करने के लिए। डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट एट द नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम एन नियर बाई कम्युनिटी। डॉक्टर रघु जो है वो साइंटिस्ट हैं और मनीराम चाचा एक एल्डरली पर्सन है पास की ही कम्युनिटी से। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल। वो बर्ड्स की आवाज मिमिक करने में, उनकी नकल करने में एक्सपर्ट है। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को भी वो आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान लेते हैं कि कौन सा प्लांट है या कौन सा एनिमल है। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective to this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. ये जो नेचर वॉक वो लोग करने वाले हैं, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एम जो है इसका, वो ये है कि हम नेचर की ब्यूटी और वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सपीरियंस कर सके, हम जान सके कितने तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। The students are excited to join them. They are curious to interact and learn from them. ये जो बच्चे हैं वो बहुत ही क्यूरियस हैं उनसे इंटरेक्ट करने में और उनसे सीखने में। The teacher advises the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. बच्चों को अपने साथ एक नोटबुक, पेन और वाटर बॉटल लेके जानी है। As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. जैसे वो वॉक कर रहे हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। Dr. Raghu advises the student to notice the variety of smells in the park and emphasize respecting all living creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु उनको एडवाइस करते हैं कि आप लिविंग क्रिएचर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिना डिस्टर्ब किए आप उनको ऑब्जर्व करेंगे। Mariram Chacha tells the student to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. मनीराम चाचा बोलते हैं कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व नहीं करना, बल्कि अलग अलग साउंड को भी केयरफुली सुनना है आपको। The students come across a variety of plants including grasses, bushes and large trees. अब बच्चों ने तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखे हैं, जैसे कि घास भी देखी उन्होंने, छोटी छोटी झाड़ियां और बड़े बड़े ट्रीज भी देखे हैं। Wow, it is amazing how each bird has its own unique chirp. और एक बच्चे ने साउंड को ऑब्जर्व करके उसने ये पाया कि ये बड़ा अच्छा है, अमेजिंग है कि अलग अलग बर्ड की अलग अलग आवाज है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरीके की बर्ड्स देखी जो बैठी हुई हैं। बटरफ्लाईज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड द monkeys जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। उन्होंने बटरफ्लाईज भी देखे वहां और मंकी भी देखे जो एक ट्री से दूसरी ट्रीज पे जाते हैं।
They record the observation in their notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram चाचा. उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को नोटबुक पे लिख लिया और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से वो डिस्कस भी कर रहे हैं इस बारे में. The students can hear the chirping of birds. Students birds की चहचहाने की आवाज hear कर सकते हैं, सुन सकते हैं. Dr. Raghu informs them that each bird has a unique chirp. डॉक्टर रघु उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हर बर्ड की अलग आवाज होती है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर. और ये एक एग्जाम्पल है नेचर में डाइवर्सिटी का. मतलब नेचर इतना ज्यादा डाइवर्स है. नेचर यूनिफॉर्म नहीं है. मतलब एक जैसा नहीं है. यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे प्राणी जीव जंतु पाए जाते हैं. डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीरम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स. उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ बर्ड्स की मिमिक्री करिए, उसकी नकल करिए. मनीरम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स. उन्होंने अलग अलग बर्ड की आवाज निकाली. द स्टूडेंट enthusiastically स्टार्ट कॉपीइंग हिम. और बच्चों ने भी उनकी नकल की, कोशिश की उनकी नकल करने की. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू. क्या आपने भी कभी पार्क में या कहीं भी आपने गए तो क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट तरीके के प्लांट्स होंगे आपके गार्डन में, आपके नियर बाई पार्क में, और अलग अलग तरीके के एनिमल्स. जैसे कि अगर डॉग की ही वैरायटी देख लें, बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग वैरायटी के पेट होते हैं. शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर. आप अपने ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करिए फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ. डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो डाइवर्सिटी है हमारे बीच में, वो हम पढ़ेंगे. अब आपको एक एक्टिविटी करनी है. लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड. प्लान अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू पार्क और अ नियर बाई फॉरेस्ट. आपके जो नियर बाई पार्क हो या जो नियर बाई फॉरेस्ट है, अपने टीचर के साथ एक नेचर वॉक प्लान करिए. While on the nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals. अलग अलग plants, insects, birds और animals को observe करिए. Also note the weather condition. Weather condition कैसी है, क्या hot है, cold है, windy है, humid है, कैसा है weather, उसको आप observe करिए. You can collect different types of fallen leaves or flowers and create a scrapbook. आप एक स्क्रैप बुक भी क्रिएट कर सकते हैं. जो लीव्स, पत्तियां गिरी हुई हो, अलग अलग तरीके की पत्तियां, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स, आप उनको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हैं. टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर. आपको हमेशा एनिमल्स और प्लांट्स का ध्यान रखना है. एंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क. आप प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करें. डू नॉट प्लक लीव्स और फ्लावर्स. लीव्स और फ्लावर्स को तोड़े ना. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 में आप अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें. अबाउट द फीचर ऑफ द स्टेम्स. कैसी है उनकी लीव्स, कैसी है फ्लावर्स, कैसी है, एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स. किसी भी प्लांट में आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो. सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन टू यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1. जैसे ग्रास किसी ने इकट्ठा किया, तुलसी या फिर हिबिस्कस किसी ने इकट्ठा किया. अब जैसे कॉमन ग्रास जो है, स्टेम कैसी थी उसकी, सॉफ्ट और थिन थी. अ सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम. इस स्टेम पे एक लीफ यहाँ जा रही है, फिर एक लीफ इधर निकल रही है, फिर एक लीफ इधर निकल रही है. तो ऐसा उसने ऑब्जर्व किया. इसमें फ्लावर्स नहीं है, सिर्फ ग्रीन लीव्स हैं. तुलसी में क्या है, हार्ड और थिन स्टेम होती है. जो स्टेम स्टेम होती है ना, तना, वो हार्ड होती है और थिन होती है. अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. तुलसी में हमेशा आप एक इधर लीफ है तो एक इधर लीफ है, फिर उसके ऊपर एक इधर लीफ है तो एक इधर लीफ है, फिर इधर लीफ है तो इधर लीफ है. तो एक पेयर ऑफ लीफ का अरेंजमेंट है. यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पेयर नहीं है. पिंकिश पर्पल छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं. हिबिस्कस में क्या है, स्टेम बहुत हार्ड है. लीव्स कैसी हैं वो आपको लिखना है. फ्लावर्स होते हैं रेड कलर के होते हैं. कुछ और ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है. नीम में स्टेम हार्ड एंड थिक होता है. उसमें जो लीव्स का पैटर्न है वो कैसा है नीम में, जैसे कि एक में छोटे छोटे ऐसे पत्तियां होती है ना, नीम में ऐसी पत्तियां होती है ना. तो आपको जो भी आपने पैटर्न देखा है वो आप लिखेंगे. लीव्स विद स्मूथ सरफेस. लीव्स जो है बहुत स्मूथ सरफेस की होती हैं. या कोई दूसरा प्लांट आप अपनी ऑब्जर्वेशन ऐसे ही लिखेंगे. What similarities and differences did you find among the plants that you observe? जो भी आपने प्लांट्स ऑब्जर्व किए उसमें क्या सिमिलैरिटी आपको दिखाई दी, क्या डिफरेंसेस दिखाई दिए, वो लिखने हैं.
You must have observed that plants have a variety of features such as plant ना different variety के होते हैं, जैसे tall होते हैं, short होते हैं, hard या soft stem के होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं लीफ की, और उसके अरेंजमेंट भी अलग होता है स्टेम या ब्रांचेस पे। कुछ आपने देखा होगा, रोज के प्लांट थ्री में पाए जाते हैं, रोज के प्लांट में लीव्स ऐसे थ्री में पाई जाती है। तुलसी में आपने देखा एक लीफ इधर एक लीफ इधर, फिर एक पेयर इसके ऊपर ऐसे होता है। कुछ आपने प्लांट्स देखे हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे लीव्स होती हैं और अलग अलग अरेंजमेंट होता है, इसमें छोटी छोटी लीव्स होती हैं ऐसे बनी हुई, ऐसे छोटे छोटे लीव्स होती हैं। तो अलग अलग तरीके के प्लांट में अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट होता है। फ्लावर्स वेराइंग इन कलर शेप एंड सेंट, सबका फ्लावर्स का कलर अलग होता है, शेप अलग होता है, उसकी स्मेल भी अलग अलग होती है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जो आपने कभी एक्सपीरियंस किए हो अलग अलग तरीके के एनिमल्स। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं, फूड दे ईट, जो खाते हैं, और द वे दे मूव अराउंड, और जिस तरीके से वो मूव करते हैं। जैसे आपने देखा क्रो कहाँ रहता है, ट्री में, क्या खाता है, इंसेक्ट। वो मूव कैसे करते हैं, फ्लाई भी करते हैं, वॉक भी करते हैं। और कोई दूसरी ऑब्जर्वेशन, हाँ वो अपनी बीक में ट्विग, कुछ लकड़ी के टुकड़े कैरी करते हैं घोंसला बनाने के लिए। एंट क्या है, नेस्ट में रहती है, मिट्टी के अंदर बरो में रहती है। ये लीव्स ले जाती है, सीड ले जाती है, इंसेक्ट्स ले जाती है। ये क्या करती हैं, सिर्फ वॉक करती हैं। उनके 6 लेग्स होते हैं। ऐसे ही काऊ कहाँ रहता है, शेड में रहता है, और ग्रास और लीव्स खाता है। और मूव कैसे करता है, सिर्फ वॉक करता है, 4 लेग्स होती हैं, इसकी टेल होती है। ऐसे ही कोई दूसरा एनिमल भी आप ले सकते हैं। What are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? आपने क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंस देखे हैं एनिमल्स के बीच में। इन सारे जो एनिमल्स हैं इसमें क्या सिमिलैरिटी दिखी है, जैसे कि कुछ वॉक करते हैं, एंट वॉक कर रही है, काउ वॉक कर रही है, पर एंट की पूंछ नहीं होती, काउ की पूंछ होती है। ऐसी कुछ कुछ सिमिलैरिटी और कुछ कुछ डिफरेंसेस आपको दिखाई दिए गए हैं। You would have observed that some animals live on land while some others live on trees. कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पेड़ों पे रहती हैं। Birds live on trees. चिड़िया पेड़ों पे रहती हैं। Fish live in water and some animals like frogs live on land as well as in water. कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पेड़ों पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। Animals consume a diverse range of food and exhibit a variety of movements. Animals के पास डाइवर्स रेंज है फूड का, और बहुत सारे वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स वो एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं। कुछ जैसे कि हॉर्सेस रन कर पाते हैं, फ्रॉग हॉप करते हैं, जंप करते हैं, रैबिट्स हॉप करते हैं। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड बाय यू इन योर नोटबुक, आप उसकी स्केच बना सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विद लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स। आप स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेड़ों के पत्तों से, उनके फ्लावर्स से, या फेदर्स मिलते हैं ना आपको, किसी चिड़िया के अलग अलग तरीके के पंख मिलेंगे, आप उसको भी अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, उनके बारे में जो भी डिटेल्स आपने इकट्ठी की है उनको आप लिख सकते हैं, स्क्रैप बुक में लिख सकते हैं। While traveling to and from school, observe your surrounding and look out for a variety of plants and animals. जब आप अपने स्कूल से घर आते हैं तो अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करिए, बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए, बहुत सारे एनिमल्स जो आपको दिखते हैं उनको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करिए। Add the name of any plant or animal that you have not listed before in tables 2.1, 2.2. और फिर आप कुछ और एनिमल्स ऐड करिए जो आप अपनी लिस्ट में जो आपने अभी बनाई हैं। Let us appreciate. Close your eyes for 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and appreciated very much. अब इतने सारे में से कोई ऐसा प्लांट या एनिमल तो जरूर होगा जिसको आपने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया हो, तो उसके बारे में आपको लिखना है। Now each one of you can draw the plant and animal that you thought of on the blackboard. फिर आप blackboard पे आप बना लीजिए जिसके बारे में भी आपने सोचा हो। What are your observation about the various plants and animals that have been drawn? अब अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके को, जैसे किसी ने टर्टल के बारे में सोचा, किसी ने स्नेक के बारे में, किसी ने कैट को ज्यादा ध्यान से देखा, किसी ने रोज को ज्यादा ध्यान से देखा। तो ऐसे आपको अपनी पिक्चर्स बनानी है।
हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड? अब टोटल कितने अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल्स आपने बनाए? डू यू थिंक दैट देयर मे बी मेनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड? जो भी बच्चों ने बोर्ड पे बनाए हैं, क्या इससे भी और ज्यादा वैरायटी हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। The variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of the region. तो किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, उन्हीं से बायोडाइवर्सिटी बनती है। तो बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। हर मेंबर का एक अलग अलग रोल है। जैसे घास का क्या रोल है? घास फोटोसिंथेसिस करके ग्रास होपर को खाना देती है ना? तो ऐसे बहुत सारे रोल हैं सबके। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स। ट्रीज क्या करती हैं? कुछ बर्ड्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है। एंड अदर एनिमल्स, एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। तो ट्रीज क्या करती हैं? बर्ड्स को, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? जैसे किसी एनिमल ने कोई फ्रूट खा लिया, बंदर ने आम खा लिया, तो उसने गुठली कहीं फेंक दी, तो वो कर क्या रहा है? वो सीड को स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है। अब जहां पे उसने सीड फेंका, वहां पे एक दूसरा प्लांट उग जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? तो ऐसे आप और सोच सकते हैं कि हम किस किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा क्या रोल है। दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स? अब हम प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कैसे करें? हाउ डू यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स? आप अपने बुक्स एंड नोटबुक्स को कैसे अरेंज करते हैं? Would arranging them in groups help you better organize your school bag? तो क्या आप उनको अलग अलग ग्रुप में जब अरेंज कर देते हो, जैसे कॉपीज एक तरफ रखते हो, बुक्स एक तरफ रखते हो, लंच से पहले की जो बुक्स है उनको एक तरफ रखा, लंच के बाद की बुक्स को अलग रखा, तो अगर आप अरेंज करते हो अपनी चीजों को, तो क्या आप ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हो? नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब अपने वर्ल्ड के बारे में ही देख लो। We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learned in section 2.1. अब हमारे पास तो बहुत सारे plants और animals हैं, तो we can group them based on similarities and differences among them. तो अब हम उनको ग्रुप कर सकते हैं ना, similarities, जो उनके बीच में क्या क्या समानता है और क्या क्या differences है उनके बीच में, उस बेसिस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप बहुत सारे अदर प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट करिए। कर देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, चार्ट से और दूसरे सोर्सेज से आप उनके पिक्चर्स कलेक्ट करिए। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। अलग अलग कार्ड पे आप उनकी पिक्चर्स स्टिक कर लीजिए। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5-6 स्टूडेंट्स ईच। 5-6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। अपने ग्रुप में जो आपने कार्ड प्रिपेयर किए उसको रखिए। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड्स। और जो अलग अलग फीचर्स हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए। प्लांट्स की कुछ अलग फीचर्स होंगे, एनिमल्स की कुछ अलग फीचर्स होंगी। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल्स 2.1 2.2। है ना, आपने लिस्ट की है ना पीछे फीचर्स की, उसकी स्टेम सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है, उसकी लीव्स कैसे अरेंज होती हैं, ये सारे हमने जो अभी फीचर्स लिस्ट किए हैं उस बेसिस पे। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। और जिसमें सेम, जैसे कि जो लैंड पे रहते हैं, जमीन पे, उनको आप एक ग्रुप में डाल सकते हैं। जो उड़ सकती हैं उनको एक ग्रुप में डाल सकते हैं। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स ऑफ योर क्लास। फिर आपने जैसे ग्रुप बनाया ना, उनको अलग अलग कैटेगरी में डाला है, वैसे आपके दूसरे ग्रुप ने जिस जिस कैटेगरी में डाला है, आप डिस्कस करिए कि आपने अलग अलग ग्रुप कैसे बनाए। वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने ये ग्रुप्स कैसे बनाए। You will be surprised to see that the basis used by different groups में vary. अब आपको बड़ा सरप्राइज होगा ये सुन के, जान के, जैसे आपने सोचा होगा जो जमीन पे रहते हैं उनको मैं एक साथ डाल दूं। किसी ने सोचा होगा जिसकी टेल होती है उसको मैं एक साथ डाल दूं। किसी ने सोचा होगा ऐसे एनिमल्स जो मिल्क देते हैं उनको हम एक साथ डाल दें। What do you think are the reasons behind it? आप क्या सोचते हो इसके पीछे क्या रीजन होगा? Different students might have chosen different common features for the grouping. अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग फीचर्स को चूज किया होगा ग्रुप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन टू द हाइट ऑफ प्लांट्स। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं,
जो छोटे प्लांट्स हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं as the basis for grouping, while others might have chosen presence or absence of flowers as the basis of grouping of plants. कुछ ने ये सोचा होगा कि नहीं, जिसमें फ्लावर्स आते हैं ना उन प्लांट को एक ग्रुप में डाल देते हैं, जिसमें फ्लावर्स नहीं आते उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग तरीके से ग्रुप बना सकते हैं, जैसे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड या सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं एनिमल्स की, और प्लेसेस दे लिव, कहाँ रहते हैं, इस बेसिस पे हम उनको डाल सकते हैं अलग अलग ग्रुप। You may have grouped animals based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are, and how they move. आपकी ग्रुपिंग करने का अलग तरीका होगा। हो सकता है आपने सोचा होगा वो क्या खाते हैं, सिमिलर ईटिंग हैबिट वालों को आपने एक ग्रुप में डाल दिया हो। वेयर दे लिव, जो एक जगह रहते हैं उनको, जैसे लैंड पे जो रहते हैं उनको आपने एक ग्रुप में डाल दिया हो। व्हाट कलर दे आर, वो किस कलर के हैं, उस बेसिस पे आपने ग्रुपिंग कर दी हो। या हाउ दे मूव, वो कैसे मूव करते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, रेंगते हैं, क्या करते हैं, इस बेसिस पे आपने अलग अलग ग्रुप में डाल दिया हो। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, हम ग्रुपिंग करते ही क्यों हैं। ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है उनको स्टडी करना। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे जब हम उनको ग्रुप में एक ग्रुप में डाल देते हैं तो हमारे उनको स्टडी करना इजी हो जाता है, हम उनको इजीली स्टडी कर पाते हैं। You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in chapter Materials Around Us. जब हम Materials Around Us chapter पढ़ेंगे तो हम इस ग्रुपिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में जान पाएंगे और ज्यादा जान पाएंगे। How to group plants, अब plants को कैसे ग्रुप किया जाए। You must have noticed that plants show variation in the features related to stems, leaves, flowers and more. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डिफरेंट प्लांट के स्टेम अलग तरीके के होते हैं। जैसे कुछ प्लांट सीधे खड़े हो सकते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं उनको किसी सहारे की जरूरत होती है, वो क्रीपर्स होते हैं। लीव्स अलग अलग होते हैं, किसी के बहुत ही ब्रॉड लीव्स होते हैं, किसी के बहुत छोटे लीव्स होते हैं। फ्लावर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, कहीं पे एक फ्लावर एक जगह खिलता है, कहीं पे बहुत सारे फ्लावर्स का गुच्छा एक साथ खिलता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, कुछ स्टेम बहुत थिक मोटे मोटे तने होते हैं, किसी के बहुत पतले तने होते हैं। हाइट सारे प्लांट की अलग अलग होती है, कुछ बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं, कुछ बहुत शॉर्ट प्लांट्स होते हैं। एंड हार्डनेस, है ना, स्टेम का हार्डनेस भी अलग अलग होता है। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, लीव्स का शेप अलग होता है, कलर साइज ये भी अलग होता है, और अरेंजमेंट भी अलग होता है। स्टेम पे उनका अरेंजमेंट कैसे है वो भी डिफरेंट होता है। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. तो जब आपको प्लांट को ग्रुप करना था 2.3 एक्टिविटी में, तो आपने शायद ये सारे चीज, इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखा होगा। You might have also learnt in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees. आपने पहले भी पढ़ा है, प्लांट्स जो बहुत छोटे होते हैं हर्ब्स होते हैं, उनसे जो थोड़े बड़े होते हैं वो शर्ब्स होते हैं, और वो सबसे बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया है, बेस्ड ऑन देयर हाइट, उनके हाइट के और टाइप ऑफ स्टेम के अकॉर्डिंग हमने ये क्लासिफिकेशन किया, उनको थ्री ग्रुप में डाल दिया, हर्ब्स, shrubs and trees. Let us study the features of plants in more detail and group them on the basis. अब हम प्लांट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब आपने एक बार नेचर वॉक कर ही लिया है, पर स्टिल आप दोबारा नेचर वॉक करने जाएंगे अब कुछ एक्सपीरियंस के साथ। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट के हाइट को देखिए। आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू, क्या वो आपसे छोटे हैं, या जितने बड़े आप हैं उतने ही बड़े हैं, या आपसे भी बहुत बड़े हैं, कि कौन सी कैटेगरी में है। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, स्टेम कैसी है उनकी, ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील द स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, उसको बहुत ही आराम से बेंड करने की कोशिश करिए कि क्या वो मुड़ पाता है। कैन यू बेंड द स्टेम इजिली और इज इट स्टिफ, क्या आप इजिली उसको मोड़ पाते हैं या बहुत ही हार्ड है, वो नहीं मुड़ रहा। टेक केयर दैट द स्टेम्स डू नॉट ब्रेक, अब आप इतना ध्यान से जरूर करिएगा कि स्टेम तोड़ मत दीजिएगा। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज, ब्रांच जो है प्लांट में वो कहाँ से अराइज होते हैं। कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जिसमें ब्रांचेस नीचे भी होते हैं, और कुछ
कोकोनट प्लांट वगैरह देखे होंगे जिसमें सिर्फ ऊपर होते हैं, यहाँ कोई भी ब्रांच नहीं पाए जाते। ये जो ब्रांच है वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, स्टेम में बहुत ऊपर ब्रांच है या जमीन के पास में ही ब्रांच है। फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3, a few examples are already given। अब 2.3 में आपको कुछ एग्जांपल्स भरने हैं। नेम ऑफ द प्लांट, जैसे मैंगो ले लिया आपने, टॉल है, ब्राउन है, हार्ड है इसकी स्टेम, थिक भी है, क्लोज टू द ग्राउंड है क्या, हायर अप ऑन द ग्राउंड ऊपर है, क्लोज नहीं है, और नेम क्या है इसका, ट्री है। ऐसे रोज है, ये मीडियम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और ब्राउन ही है, हार्ड है, इसकी स्टेम जो स्टेम है थिन है, और हाँ पास से ही इसकी ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं, ये शर्ब है। ऐसे टोमेटो है, ये बहुत छोटा है, हमसे भी छोटा है, ग्रीन है, टेंडर है, थिन है, इसको हम मोड़ सकते हैं, और बिल्कुल ग्राउंड के पास से इसकी स्टेम शुरू हो जाती है, और ये एक हर्ब है। इस तरीके से अलग अलग प्लांट्स को आप ग्रुप करेंगे। तो अब ये मैंगो ट्री है, ये आपका रोज प्लांट है, शर्ब है, और ये आपका टोमेटो प्लांट है जो एक हर्ब है। What differences do you observe among herbs, shrubs and trees? क्या differences आपको लगे इनमें? How can you group plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in table 2.3? अब आप कैसे उनको herb और shrub और tree में कैसे differentiate करेंगे? Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stem. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. तो trees के लिए हमें क्या जरूरी है कि टॉल हो, हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम हो, इसके ब्रांचेस जो हैं बहुत ही ऊपर से शुरू हो रहे हो इनके, और इनको हम बोलते हैं ट्री। जैसे मैंगो एक ट्री है। कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत टॉल नहीं होते ट्री के बराबर। These plants often have many brown woody stem and start branching very close to the ground. ग्राउंड के पास से ही ब्रांच शुरू हो जाते हैं। These stems are hard but not as thick as the stem of a tree. ये हार्ड तो होते हैं पर ये बहुत ही ज्यादा ट्री की तरह हार्ड नहीं होते। These plants are called shrubs. For example, rose plant is a shrub. उसके बाद some plants are typically small with soft and green stem होते हैं। These are known as herbs. For example, tomato plant जो है वो herb है। Some plants with weak stem need support to climb and grow and they are called climbers. उसको creepers भी बोलते हैं। Some plants creep among the ground and are called creepers. जो जमीन पर फैल जाते हैं उसको creepers बोलते हैं। What can be other feature on the basis of which you can group plants? और क्या क्या हो सकते हैं ऐसे features जिसके basis पे आप plants को group कर सके? Let us perform another activity. अब हम कुछ दूसरी activity करते हैं। Let us compare. Look at the leaves of different plants collected by you. अब आप बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स, जैसे ये हिबिस्कस का है, ये बनाना लीफ है और ये ग्रास लीफ है, अलग अलग तरीके के प्लांट आप इकट्ठे करिए। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? आपको इनके शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंस लगता है? यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। आप छोटी छोटी लाइंस, थिन लाइन, पतली पतली लाइन आपको दिख रही है। दीज आर वेन्स। ये वेनेशन है, वेन है, ये वेन्स है, और जो पैटर्न है जिसमें वेन्स लीफ पे होते हैं उसको बोलते हैं वेनेशन। उनको क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ द लीव्स? इसमें क्या है, जैसे इसमें देखिए एक वेन है, इससे बहुत सारी ब्रांचेस भी निकल रही हैं। ये वेन है, इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। यहाँ पे एक वेन मेन वेन है और इससे ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं, और यहाँ पे सारी ही पैरेलल ही जा रही हैं सारी वेन्स। In some leaves, you can observe a net-like pattern of veins in both sides of a thick middle vein. एक thick middle vein है, इसके दोनों तरफ आपको veins दिख रही हैं। These pattern is called reticulate venation. ये क्या है? ये जो है reticulate venation होती है इसमें। For example, leaves of hibiscus exhibit reticulate venation. In some leaves, you may observe that the veins run parallel. कुछ में आपको parallel ये दिखती हैं veins, इसको हम बोलते हैं parallel venation. For example, the leaves of banana plants and grass exhibit parallel venation. इनमें जो ये venation है इनको हम parallel venation कहते हैं। Do you think that plants can be grouped on the basis of venation present in their leaves? क्या आपको लगता है कि plants को उनके वेनेशन के बेसिस पे ग्रुप किया जा सकता है? नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट। अब हम रूट्स के बारे में पता करते हैं।
डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, क्या सभी प्लांट की रूट होती हैं? आर दोज रूट सिमिलर, क्या सभी प्लांट्स की रूट सिमिलर होती हैं? तो लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। रूट्स तो जमीन के अंदर होती है तो हमें ऐसे नहीं दिखती, उनको हमें निकालना पड़ता है। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। एक ऐसा ओपन एरिया जाइए जहाँ पे ऐसी वाइल्ड जंगली हर्ब्स और ग्रासेस हो, मतलब कोई ऐसी किसी माली ने नहीं लगाया हो, खुद ही उग गए हो कहीं। तो ऐसे एरिया में जाइए। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज, छोटे छोटे हर्ब्स को आप इस एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हैं। आप एक खुरपी थ्रोवल जो है, खुरपी यूज कर सकते हैं। केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स, बिना उनके रूट को डैमेज किए हुए आप उसको निकाल सकते हैं। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। जैसे अगर आपके गमले में भी कुछ ऐसे पौधे उग गए हो, घास या कुछ भी ऐसी जिसको जो अनवांटेड है, जो आपको जरूरत नहीं है, आप गमले में थोड़ा पानी डाल दीजिए और उसको ऐसे उखाड़ लीजिए, वो इजीली निकल जाते हैं। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम, रूट्स को आप पानी धो लें और फिर आप उसको ध्यान से देखिए। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग मेक श्योर टू रिपीट द हर्ब सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो दोबारा उसको उसमें रीप्लांट कर दीजिए। रीप्लांट करने से क्या होगा कि वो दोबारा से ग्रो कर जाएंगे। What are the similarities and differences in the roots of the plants collected by you? ये सिमिलैरिटीज क्या है? जैसे कि कुछ घास के प्लांट है, इसमें देखिए आप जो रूट्स हैं वो ऐसे ऐसे बंच की फॉर्म में है, पर यहाँ पे कुछ रूट्स ऐसे हैं जो इस तरीके से ब्रांच की फॉर्म में है। तो जो इस तरीके के होते हैं जिसमें एक मेन रूट होता है और उसे ब्रांचेस निकलते हैं, उसको टैप रूट कहते हैं। और जहाँ पे एक ही नोड से बहुत सारे बंच निकलते हैं उसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। Carefully observe the roots of the mustard plant in figure 2.5. The roots of this plant consist of one main root, है ना, ये one main root है इसकी, ये one main root है, and small sides root arising, और इसमें से छोटी छोटी side roots arise हो रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं tap root. The main root is called tap root. Another example of plant having tap root is hibiscus, observed by you in activity 2.1. Hibiscus में भी इसी तरीके का रूट पाया जाता है। The plant in figure 2.5b, ये जो है ये वाला plant is a common grass plant है। The roots of this plant appear as a bunch of similar sized thin roots arising from the base of the stem. स्टेम का ये बेस है, यहीं से सारे रूट अराइज हो गए, इसमें कोई मेन स्टेम नहीं है, मेन रूट नहीं है इसमें। Such roots are called fibrous roots. Does your collection include any other grasses? What kind of roots do they have? तो क्या आपके अलग अलग तरीके के, आपके कलेक्शन में कुछ अलग अलग तरीके के रूट दिखाई दिए हैं? Is there any relation between the type of leaf venation and the type of root of the same plant? क्या आपको टाइप ऑफ लीफ और टाइप ऑफ रूट में कुछ रिलेशन दिखाई दिया है? हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? इसको हम कैसे करेंगे? Collect sapling of 5 common plants from your school nursery or any other nurseries to plant in your school garden. अब अपने स्कूल गार्डन में लाने के लिए कुछ सैपलिंग्स लाइए, छोटे छोटे पौधे लाइए। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार और दूसरे प्लांट्स, ऐसे आप लाइए। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट एंड द वेनेशन ऑन देयर लीव्स। आप उसके रूट को भी ऑब्जर्व करिए कि क्या वो टैप रूट है ऐसा वाला, या फिर वो ऐसे ऐसे रूट्स हैं। और उसके लीफ को भी देखिए, क्या वो जो लीफ है वो रेटिकुलेट है या फिर पैरेलल वेनेशन वाली लीफ है, ये भी आप ऑब्जर्व करिए। जैसे लेमन ग्रास है, पैरेलल वेनेशन है और उसकी रूट है फाइब्रस रूट है। ऐसे आपने सदाबहार लिया, उसमें क्या है, पैरेलल नहीं रेटिकुलेट है, और फिर उसकी रूट कैसी है, टैप रूट है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन प्लांट? जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि सदाबहार प्लांट हैज टैप रूट एंड इट्स लीफ हैव रेटिकुलेट वेनेशन। मतलब जो प्लांट जिसमें टैप रूट होता है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन ही होता है, और जो दूसरे भी रेटिकुलेट वेनेशन वाले होंगे उनके भी टैप रूट ही होंगे। लेमन ग्रास जो दूसरी तरफ फिब्रस रूट होता है तो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। इसका मतलब जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें टैप रूट होता है, और जो फाइब्रस जो रूट होता है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन में फाइब्रस रूट होते हैं और रेटिकुलेट वेनेशन में टैप रूट होते हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन में टैप रूट होता है और पैरेलल वेनेशन में फाइब्रस रूट्स होते हैं। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन है फाइब्रस रूट्स टू? हाँ, तो जितने भी प्लांट्स जिसमें पैरेलल वेनेशन होगा उसमें फाइब्रस रूट ही होंगे, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसमें टैप रूट ही होंगे।
Generally, plants with reticulate venation have tap roots, while those with parallel venation have fibrous roots. Chickpea, चना जो होता है, other example of plant which have tap roots and reticulate venation in leaves. Wheat एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें fibrous roots होते हैं और parallel venation होता है इसकी leaves में. Is there any relation among the seed of the plant? क्या seed of the plant जो plant की seed है उसमें भी कुछ relation है? Types of root and leaf venation are all seeds similar? क्या सारे seeds एक जैसे होते हैं? तो आपको चिकपी होते हैं ना चना, उसको आप सोक कर दीजिए. मेज मतलब मक्के की सीड को 2-3 दिन के लिए. रिमूव द सीड कोट ऑफ द चिकपी, इसके सीड कोट को हटा दीजिए. नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड मेज सीड. इसके स्ट्रक्चर को चेक करिए. आर दे सिमिलर और डिफरेंट? क्या सेम है या डिफरेंट है? तो इसमें देखिए आपको 2 कॉटिलेडन्स मिलेंगे. ये 2 कॉटिलेडन्स होते हैं और ये जो होते हैं एक ही होते हैं, एक ही कॉटिलेडन्स है. You would notice that chickpea seed are split into 2 parts. ये 2 पार्ट में चना 2 पार्ट में टूट जाता है ना, उसको हम cotyledon कहते हैं. The plants that have seeds with 2 cotyledons are called dicotyledons. Dicots बोलते हैं. Maize has a single thin cotyledon. Plants with such seeds are called monocotyledons. और जिनमें एक ही cotyledon होता है single, उसको monocotyledons कहते हैं. What relation do you observe among the leaf venation? Root types and number of cotyledons seed and plant. तो dicot plants जो भी होते हैं जिसमें 2 cotyledons होते हैं उसमें reticulate venation होता है और taproot system होता है. मतलब आप ये देखिए कि अगर टैप रूट है, टैप रूट मतलब एक मेन रूट से ये निकला है, अगर रूट ऐसा है तो लीव्स कैसी होंगी? लीव्स होंगी रेटिकुलेट वेनेशन वाली, ऐसी ऐसी रेटिकुलेट वेनेशन होगी इसमें. और कॉटिलिडन्स भी 2 होंगे, जैसे चने में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं ना, वैसे 2 कॉटिलिडन्स होंगे. 2 में वो खुल जाता है, ऐसे होते हैं. और अगर रूट ऐसे होंगे फिब्रस, तो उसमें वेनेशन पैरेलल होगा. पत्तियां जो होती हैं पैरेलल वेनेशन की होंगी और उसमें मोनोकॉट होगा. सीड जो होगा उसमें एक ही मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं. यू हैव लर्न अबाउट सम फीचर्स यूज्ड. बताओ मुझे. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. जैसे प्लांट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, कुछ मोनोकॉट्स हैं, कुछ डाइकॉट्स हैं, तो ऐसे एनिमल्स भी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स? हम इतने बड़े वेराइटी ऑफ एनिमल्स के ग्रुप, इतने सारे एनिमल्स को कैसे ग्रुप करेंगे? व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम? आप क्या क्या फीचर्स सोच सकते हैं जो उनके अंदर हों जिससे हम उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकें? इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स. हमने पहले ही कुछ बेसिस सेट किए हैं, जैसे कि कौन जमीन पे रहते हैं, कौन ट्री पे रहते हैं, कौन पानी में रहते हैं, कौन चल सकते हैं, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं. तो लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल. अब हम और डिटेल में इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं. Activity 2.9. Let us find out. You have recorded the movement of a few animals in table 2.2. आपने पहले ही टेबल 2.2 में एनिमल्स की मूवमेंट रिकॉर्ड किए हैं. You may have also observed how other animals move from place to place. आपने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं. Let us now think about the types of movement in animals. अब टाइप कैसा होता है, मूवमेंट का टाइप कैसा होता है, ये देखेंगे. A number of animals are shown in figure 2.7. यहाँ 2.7 में आपको बहुत सारे animals दिख रहे हैं. You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. आप और भी एनिमल्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपने देखा हो, जिनके मूवमेंट आपने ऑब्जर्व किए हैं. विच बॉडी पार्ट्स आर यूज बाय द एनिमल्स इन द. अब ये जो एनिमल्स हैं ये क्या यूज करते हैं? जैसे ये बर्ड मूवमेंट के लिए क्या यूज करती है? विंग्स यूज करती है. ये जो काउ है ये लेग्स यूज करती हैं. बटरफ्लाई विंग्स यूज करती है एंड लेग्स यूज करती हैं. ये जो अर्थ वॉर्म है ना, ये अपनी बॉडी ही, स्किन ही यूज करता है, अपनी स्किन से ही ये आगे बढ़ता है. इसके बहुत सारे टाइनी लेग्स हैं जिसको ये यूज करता है. इसके भी लेग्स है जिसको यूज करता है. इसके भी लेग्स है जिसको ये यूज करता है. ये विंग्स यूज करती हैं, ये लेग्स यूज करता है, ये अपनी बॉडी यूज करता है स्नेक, और ये अपने लेग्स भी यूज करती है, विंग्स भी यूज करती हैं. फिश अपने फिन्स यूज करती है. तो list these animals in table 2.5. Note the ways in which these animals move and name the body parts used for movement. तो पहले तो ये
किस तरीके से मूव करती है, जैसे ये स्विम करती है, फिश क्या करती है, स्विम करती है। फ्रॉग क्या करता है, ये जंप करता है। तो इनके मूवमेंट और कौन सा बॉडी पार्ट ये यूज करते हैं, जैसे जंप करने के लिए वो लेग्स यूज करता है, और स्विम करने के लिए फिश फिन्स यूज करती हैं। तो ऐसे आपको एक टेबल 2.5 में इसको फिल करना है। सम एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.5। फॉर एग्जाम्पल, एंड्स क्या करती हैं, यूज। टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, वॉकिंग है, और यूज क्या करती हैं, लेग्स। ऐसे ही गोट क्या करता है, वॉक और जंप, और यूज क्या करता है, लेग्स। पिजन क्या करती है, वॉक और फ्लाई भी करती है, लेग्स और विंग्स यूज करती है। ऐसे ही फिश क्या करती है, टाइप ऑफ मूवमेंट, ये स्विम करती है, और स्विम करने के लिए इसको किसकी जरूरत होती है, फिन्स की जरूरत होती है। फिर एनी अदर एनिमल जो आपको समझ में आता है, जो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, वो लिख सकते हो। What conclusions can you draw from the data given in table 2.5? इससे आपको क्या कंक्लूजन आप निकालते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। बहुत सारे एनिमल्स के पास अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट होता है। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप। एनिमल्स उड़ सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हैं ना, चलने से पहले वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। वॉक चलना, हॉप मीन्स छोटे जंप, और जंप कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की मूवमेंट कर सकते हैं। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो मूवमेंट के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं। दे में यूज विंग्स यूज कर सकते हैं, लेग्स यूज कर सकते हैं, और अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव, जिससे जैसे कि अर्थवर्म अपनी स्किन यूज करता है। Here we have identified animals based on the types of movement and the body parts used for movement. अभी हमने कैसे आइडेंटिफाई एनिमल, कैसे किए आइडेंटिफाई हमने एनिमल्स को, कि कैसे मूवमेंट करते हैं और कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, अब हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं उनके मूवमेंट के बेसिस पे। एडिशनली मेनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स। एनिमल्स एक दूसरे से शेप में, साइज में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके कलर में, और बहुत सारे अलग गुणों की वजह से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। Some of these features can also be used to group animals in various ways. कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनसे हम एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। Like plants, grouping of animal is important for understanding their diversity. जैसे plants में grouping important है उनकी diversity को जानने के लिए, ऐसे ही एनिमल्स में भी उनके बारे में और स्टडी करने के लिए उनको ग्रुप में डिवाइड करना कन्वीनियंट हो जाता है, उनकी स्टडी को कन्वीनियंट बनाता है। अब आपको एक साइंटिस्ट जानकी अम्माल के बारे में यहाँ दिया गया है। वो इंडियन बॉटनिस्ट थी, जिन्होंने इन्वायरमेंटल वर्क के लिए अपना जो लाइफ है वो डेडिकेट किया था। हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने प्रिजर्व करने में मदद की थी। शी प्लेड अ की रोल इन सेव साइलेंट वैली। साइलेंट वैली को सेव करने के लिए उन्होंने की रोल प्ले किया था, उनका बहुत बड़ा योगदान था। As the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. और क्योंकि वो हेड थी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम इनिशिएट किए जिसमें प्लांट डाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट किया जा सके। सक्सेस स्टोरी क्या थी उनकी, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में क्या था। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये पलक्कड डिस्ट्रिक्ट जो केरला में है, यहाँ पे उन्होंने एक अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। जो ये जगह है वहाँ पे बहुत अच्छी रिच बायोडाइवर्सिटी है, एवरग्रीन मॉइस्ट फॉरेस्ट है। The now famous Silent Valley was saved by remarkable movement led by common people who were not even residing vicinity of the forest, जो उस फॉरेस्ट के अंदर नहीं रहते थे, इवन उन लोगों ने इस मूवमेंट में, आंदोलन में भाग लिया। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनना था वहां पे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से वहां की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाती। तो इन लगभग 10 साल तक इन्होंने परसिस्ट किया इस बात पे। एट दैट टाइम पीपल यूज ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स, उस टाइम पे जो भी पॉसिबल अवेलेबल मीन्स थे सब यूज किए उन्होंने। जैसे वाइड स्प्रेड अवेयरनेस फैलाई कि कैसे बायोडाइवर्सिटी अगर यहाँ से नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। उन्होंने एडिटर्स को लेटर लिखे, आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स में सेमिनार्स किया, पेटिशंस किए एंड अपील्स किए कोर्ट में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक फॉरेस्ट जो पावर डैम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो नहीं बनना चाहिए।
मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। और ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से साइलेंट वैली जो है वो सक्सेसफुल हुई, जो उसको बचाने का जो मूवमेंट था वो सक्सेस हुआ। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग, अलग अलग सराउंडिंग में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसके बारे में बताया गया है। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग। जब आपने नेचर वॉक किया था तो आपको आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अलग अलग एनिमल अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5, और आपने एनिमल्स की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया है। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग, क्या ये जो मूवमेंट है वो उनके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है? लेट अस कंसीडर फिशेस एंड गोट एज एग्जांपल। फिशेस लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब होता है जैसे कि यहाँ से पॉइंटेड, बीच में मोटा फिर पॉइंटेड, ताकि वो स्ट्रीम में इजीली आगे जा सके। एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर, उनके पास बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है, और उनके पास फिन्स होते हैं ताकि वाटर में मूव कर सके। गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। गोट्स कहाँ रहते हैं? जहाँ एरिया कैसे हैं? ग्रासी है, और लेग्स की मूवमेंट से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द साइजेस एंड शेप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अदर। साइज और शेप जो है एनिमल्स का वो भी एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होता है। Activity 2.10. Let us compare and analyze. Look at table 2.6. Recreate a similar table on the blackboard. आपको 2.6 की तरह एक ऐसा ही टेबल रिक्रिएट करना है। List the names of plants and animals you or your classmate have observed in the regions given in the table और ऑलरेडी नो अबाउट। आप ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स की लिस्ट बनाइए जो आप पहले से ही जानते हैं या जिसको आपने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है। A few examples are given, you can add more. कुछ कैमल और कुछ और आप ऐड कर सकते हैं। रहते कहाँ है कैमल? जैसे कि डेजर्ट में क्या है? जैसे कैमल मिलते हैं, और माउंटेन्स में ये वाले देवदार ट्री मिलते हैं, ओशियन में फिश मिलती है, फॉरेस्ट में लायन मिलता है, या कोई और जैसे कि कोई मार्शी रीजन है या वेट लैंड है, उनमें क्या पाए जाते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। What are your observations regarding plants and animals found in various regions? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? अलग अलग रीजन्स में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे होते हैं? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। आप अपने ऑब्जर्वेशन को अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करिए। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in other kind of region. जैसे पहाड़ पे जो पौधे होते हैं वो डेजर्ट के पौधों से बहुत ही अलग होते हैं। During a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. And Maya shares that she saw desert trees in the Himalayas of Himachal Pradesh. अब डेजर्ट में ये क्यों होते हैं कैक्टस? इसकी स्टेम मोटी क्यों होती है? ताकि ये वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रख सके। और माउंटेन पे ये ऐसे स्लोप में क्यों होते हैं? ट्रायंगुलर शेप में क्यों होते हैं? ताकि जो बर्फ पड़े वो इजीली नीचे गिर जाए और पेड़ों पे रह के उसको खराब ना करे। दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। जो पहाड़ों की ट्रीज होती है वो कोन शेप की होती हैं। एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। स्लोपिंग ब्रांचेस होती है ताकि जैसे ऊपर कोई बर्फ हो तो वो नीचे गिर जाए। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर? एक जगह की जो बायोडाइवर्सिटी है वहां पे, बायोडाइवर्सिटी मतलब वहां पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वो दूसरी जगह से बिल्कुल डिफरेंट क्यों होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलिए पता करते हैं। देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है। तो a hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. जो हॉट डेजर्ट होता है वो जैसे सहारा डेजर्ट, तो ये सारे डेजर्ट दिन में बहुत गर्म और रात को बहुत ही ठंडे होते हैं। Therefore, you will find plants and animals in these areas. तो इसीलिए आप यहाँ पे plants और animals ऐसे पाएंगे that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night. तो इसलिए यहाँ पे आप ऐसे एनिमल और प्लांट आपको मिलेंगे जो दोनों ही कंडीशन, हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, दोनों ही कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। The fleshy stems of plants found in the desert can store water and help them tolerate the hot conditions in these places. ये जो fleshy stems है ना, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, ये वाटर को स्टोर करते हैं
और हॉट कंडीशंस टॉलरेट करने में मदद करते हैं। The mountains is in extremely cold regions experience frequent snowfall। और cold regions में जो पहाड़ हैं वहां पे frequent snowfall होता रहता है। So in order to survive in such conditions, some of these trees have the ability to let the snow slide off easily। तो यहाँ पे कुछ पेड़ों में ये एबिलिटी होती है कि वो बर्फ को स्लाइड ऑफ होने दे, नीचे गिर जाने दे। Conical shape and sloping branches of deodar trees enable them to do so easily। तो देवदार ट्रीज के जो ये स्लोपिंग ब्रांचेस हैं वो इजीली जो स्नो है उसको नीचे गिरा देती हैं। You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse conditions। क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, इसीलिए वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी वेराई करती है, मतलब डिफरेंट होती है। Look at the images of the camel from the hot desert of Rajasthan and the camel from the cold desert of Ladakh। अब आप दो कैमल देखिए, एक हॉट डेजर्ट का है और ये एक कोल्ड डेजर्ट का है। व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम? क्या क्या डिफरेंसेस हैं? इसके पैर कितने लंबे हैं, इसके पैर कितने छोटे हैं। यहाँ पे हेयर बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे हेयर कितने ज्यादा है। तो व्हाट एडवांटेज डू दीज रेफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज कैमल्स? अब ये लंबे लंबे पैर और ये गद्देदार जो स्पंजी पैर है ये क्या करते हैं, इसको चलने में इजी करते हैं रेत में। यहाँ रेत नहीं है, यहाँ तो हार्ड सरफेस है, इसके छोटे छोटे पैर चलने में मदद करते हैं। ये जो इसके हेयर हैं ये इसको गर्म रखते होंगे। तो द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूव्स। हॉट डेजर्ट का जो है इसके लंबे लंबे लेग्स होते हैं, वाइड हूव्स होती हैं। Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand। जब हम रेत पे चलते हैं ना तो पैर नीचे धंस जाता है, सिंक हो जाता है। इस कैमल का पैर ऐसा होता है कि ये उस रेत में इजीली चल सके, इसीलिए तो इसको शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। On the other hand, the height and legs of camels of a cold desert are comparatively shorter than those found on a hot desert। इनसे इनके पैर छोटे होते हैं। These short legs allow them to walk easily in mountain region। माउंटेन रीजन में इजीली चलने के लिए ये इनकी मदद करते हैं। इन डेजर्ट्स फूड इज नॉट अवेलेबल इजीली। डेजर्ट में फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता। कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। कैमल अपने हम्प में, हम्प क्या होता है, जो इनके यहाँ पे एक उठा हुआ स्ट्रक्चर है, ये टू हम्प्स है। तो इस हम्प में ये क्या करते हैं, खाना स्टोर करके रखते हैं। कैमल्स फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच। तो हॉट डेजर्ट में एक हम्प होता है दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड। जब फूड की स्कैरसिटी होती है तो वो मदद करता है उसको उससे लड़ने में, बिना खाना के रह जाते हैं। Camels found in the cold desert have two humps each। These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in their humps during that time। तो जब सर्दियों के टाइम पे जब बिल्कुल खाना नहीं होता ना तो इनका हम्प में जो स्टोर होता है ना फैट, उसको ये यूज कर लेते हैं और इसीलिए विंटर्स में इनके हम्प श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। Moreover, they grow long hair from head to neck। इनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं हेड टू नेक में। ये वाले जो बाल हैं ये क्या करते हैं इनको, which help them survive the cold winters of लद्दाख। लद्दाख के कोल्ड विंटर्स में सरवाइव करने के लिए वो बहुत जरूरी है। What other features can help camels to survive in the desert? और कौन से दूसरे ऐसे फीचर्स हैं जिससे कैमल डेजर्ट में सरवाइव कर पाता है? Other students also start sharing their observation। अब दूसरे स्टूडेंट्स ने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी शेयर करनी शुरू की। काशी from Rajasthan says that camels excrete small amounts of urine। Their dung is dry and they do not sweat। Camels ये पानी को और कैसे बचाते हैं, जो ये एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट मतलब वेस्ट जो निकालते हैं, जो यूरिन होता है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट, बहुत ही थोड़ा सा यूरिन निकालते हैं ये, मतलब बहुत ही कम टॉयलेट करते हैं। ये डंग इज ड्राई, और इनका जो डंग है वो ड्राई होता है, मतलब उसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और वो पसीने भी नहीं आते उनको। तो मतलब वाटर जहां से हमारी बॉडी से निकल सकता है वो बहुत ही कम है, तो इसीलिए वो वाटर को, उनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। एज कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज। जैसा कि कैमल्स अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लूज नहीं करते हैं,
दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, तो बहुत दिनों तक वो बिना पानी के रह सकते हैं। डेजर्ट में पानी मिलता नहीं है, तो वहां पे वो बिना पानी के रह सकते हैं। Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers, rhododendrons। ये जो rhododendrons हैं, ये शोला फॉरेस्ट में, नीलगिरी के शोला फॉरेस्ट में है। यहाँ पे जो ये फ्लावर्स हैं, ये शॉर्टर हाइट के होते हैं, स्मॉलर लीव्स होती हैं, ताकि वो हैवी विंड्स को सरवाइव कर सके। जो माउंटेन टॉप पे बहुत तेज हवा चलती है ना, उसको सरवाइव करने के लिए उनकी हाइट छोटी होती है, और उनकी जो लीव्स होती है ना, वो छोटी होती हैं। हाउएवर पेमा, जो दूसरी लड़की है जो सिक्किम से है, वो मेंशन करती है कि उसने ऑब्जर्व किए हैं रोडोडेंड्रॉन्स को पास के माउंटेन्स में, जो बहुत टॉलर हैं। सो इवन प्लांट्स सच एज rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those regions। तो जिस भी रीजन में जो प्लांट होता है, वो वहां के रीजन में सरवाइव करने के लिए अलग अलग फीचर्स उसके पास होती हैं। Sagar tells his classmates that he went to the Andaman and Nicobar Islands with his parents for a special event। सागर अपने पेरेंट्स के साथ अंडमान निकोबार गया था। He saw huge whales and colorful fish in the ocean। उसने ओशियन में बहुत बड़ी बड़ी whales और colorful fish देखी। His father explained that the streamlined body of a fish helps them to swim in water। उसने बताया कि उसके पापा ने बताया कि फिश की जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब जैसे पानी की लहरें आ रही है ना, तो ये ऐसी बॉडी जो होती है ना जैसे फिन, तो ये इस लहरों को ऐसे ऐसे काटती है। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी की वजह से वो अच्छे से स्विम कर पाता है वाटर में। We have learned that the plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there। हमने सीखा कि प्लांट्स और एनिमल्स की कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में अलग अलग फीचर्स होती हैं, जो उनको फिट रखता है और वहां सरवाइव करने के लिए फिट बनाता है। The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptation। तो ऐसे फीचर्स जो हमें पर्टिकुलर रीजन्स में सरवाइव करने के काबिल बनाते हैं, उनको हम एडेप्टेशन कहते हैं। The shape of the deodar tree and the height of the rhododendron are adaptations that enable them to survive in the mountain regions। तो देवदार ट्री के का एडेप्टेशन क्या है? उस उनकी शेप जो होती है कोनिकल होती है, और रोडोडेंड्रॉन की हाइट छोटी होती है ताकि वो हैवी विंड को टॉलरेट कर सके, तो जिसकी वजह से वो माउंटेन रीजन में रह सकते हैं। ये उनके एडेप्टेशन है। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब जहां हम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज द सी और द ओशियन। सी टर्टल्स कहाँ रहती हैं? या तो सी में, या समुद्र में, या ओशियन में। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज अ हॉट और कोल्ड डेजर्ट। कैमल हॉट या कोल्ड डेजर्ट में रहता है। एंड द हैबिटेट ऑफ अ रोडोडेंड्रॉन इज द माउंटेन्स। और ये जो रोडोडेंड्रॉन है, माउंटेन पे पाए जाते हैं। The habitat of plants and animals provide them food, water, air, shelter and other needs for their survival। हैबिटेट हमें क्या करता है? प्लांट या एनिमल किसी का भी हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है, वाटर, एयर, शेल्टर और दूसरी नीड्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल हो सकता है कि सेम हैबिटेट जो है शेयर करे। जैसे कि एक फ्रॉग और फिश दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, पर हो सकता है वो सेम पॉन्ड शेयर करे जो उनका हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब नेचुरल ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडायवर्सिटी ऑफ अ रीजन। हैबिटेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बायोडायवर्सिटी को शेप करने में। अब एक साइंटिस्ट के बारे में आप देखिए, सलीम अली हैं। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। वो इंडिया में पूरे टाइम ट्रेवल करते रहे हैं सिर्फ बर्ड्स की डाइवर्सिटी देखने के लिए। He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats। उन्होंने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की, और उन्होंने सारी डॉक्यूमेंट्स अपने एक डॉक्यूमेंट्स बनाए जिसमें उन्होंने बताया कैसे बर्ड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। सर्दियों में वहाँ कहाँ माइग्रेट हो जाते हैं, गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं। He recorded the regions with high diversity of birds and took measures to conserve these regions। उन्होंने ऐसे रीजन्स रिकॉर्ड किए जहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है बर्ड्स की, और उसको कंजर्व करने के लिए उन्होंने स्टेप्स उठाए। क्योलाडो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रंगनाथेचू बर्ड सेंचुरी इन
मंड्या, कर्नाटका are examples of regions he preserved. उन्होंने ये regions preserve किए कर्नाटका और राजस्थान में. He wrote a landmark series of 10 books on birds on the Indian subcontinent. उन्होंने birds के बारे में 10 बुक भी लिखी हैं. He is referred to as the Birdman of India. Birdman of India सलीम अली को बताया जाता है. He was awarded पद्म विभूषण in 1976 में उनको पद्म विभूषण का आविष्कार भी का सम्मान भी मिला था. What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitats? अब कहाँ वो रहते हैं, उनके रहने की जगह से हम कैसे उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. One way is to group them into those that live on land and those that live in water. एक ये तरीका है उनको अलग अलग करने का, ग्रुप में डालने का, कि जो लैंड पे रहते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो और जो वाटर में रहते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो. सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड और माउंटेन पे जो रहते हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दीजिए. The plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitat. और जो plants और animals water में रहते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो aquatic habitat में रहते हैं. Some examples of aquatic habitat are ponds, lakes, rivers and oceans. Aquatic habitat के कुछ examples हैं ponds, lakes, rivers और oceans. Some animals such as frog can live in water as well as on land. कुछ ऐसे animals हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पर भी रह लेते हैं, उनको हम बोलते हैं amphibians. तो frog क्या है, एक amphibian है. Crocodile क्या है, एक amphibian है. What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? अगर हम उनका घर ही डैमेज कर दिए तो क्या होगा. What would happen if a goat does not get grass to eat? क्या होगा जब गोट को घास न मिले खाने को. Can a fish survive without water? बिना पानी के क्या कोई फिश सर्वाइव कर लेगी. Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insects or many other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. आप अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि कुछ ऐसे बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट जो पहले देखते थे पर अब वो दिखने को नहीं मिलते. शायद उनका हैबिटेट उजड़ गया या फिर उनको सही कंडीशंस नहीं मिली, अब वो एक्सटिंक्ट हो गए, नहीं दिखते. These changes often happen when habitats are damaged. ऐसी चेंजेस जो पहले हमें दिखते थे कुछ एनिमल्स और अब नहीं दिखते, उसका एक ही रीजन है कि उनका जो हैबिटेट है, जो रहने की जगह है, वो हमने खराब कर दी है. The damage of habitat of plants and animals result in loss of their homes, food and other resources. This leads to the loss of biodiversity. तो धीरे धीरे जब उनको फूड नहीं मिलता, घर नहीं मिलता और दूसरे रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाती है और जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है. The population of the Bengal tiger, cheetah and great Indian bustard has declined in India due to loss of natural habitats caused by human activity. हमने जो इतने सारे एक्टिविटी की है ना, ह्यूमन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से ये टाइगर, चीता और जो इंडियन बस्टर्ड है ना, इनकी पॉपुलेशन में बहुत ही डिक्लाइन आया है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी. उन्होंने बहुत सारे, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, मतलब बचा के रखा जा सके. Project Tiger was initiated in 1973 to protect the declining population of Bengal tiger जो एकदम खत्म होते जा रहे हैं, उनको कैसे बचाए. The Cheetah Reintroduction Project, ये एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो इनिशिएट किया गया 2022 में to restore the population of the cheetah. Similarly, habitats of the great Indian bustard have been declared as protected areas in the state of Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh. यहाँ पे कुछ एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया गया ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जी सके. ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स. सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेज ऑफ फॉरेस्ट. कुछ ऐसे अनडिस्टर्ब्ड पैचेज हैं, एरिया. देयर साइज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज. बहुत छोटे से बहुत बड़े एरिया तक भी हो सकते हैं. Sacred groves are found all over India. They are home to different kind of plants and animals. अलग-अलग टाइप के plants और animals के घर हैं, including numerous medicinal plants. बहुत सारे medicinal plant मिलते हैं. These are protected by local community and no one is allowed to harm any animal and cut trees in these groves or disturb the area. ये लोकल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करती है और कोई भी किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पेड़ नहीं काट सकता, इस एरिया को डिस्टर्ब नहीं कर सकता.
This way, sacred groves are a community protected treasure of biodiversity. तो ये कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया एक ट्रेजर है बायोडायवर्सिटी का। फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन। आप अपने रीजन में जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं उसको पता करें। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी टू एंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ। हमें बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना ही होगा ताकि हम इंश्योर कर सके कि ये जो प्लैनेट है ना अर्थ, ये फुल ऑफ लाइफ हो, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। हम एनिमल्स और प्लांट्स को हेल्प करें ताकि वो सर्वाइव करें। अब इस चैप्टर में हमने बहुत सारे कीवर्ड्स पढ़े। एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन क्या है? वो सारे स्पेशल फीचर जो हमें किसी एनवायरनमेंट में रहने के लायक बनाते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड्स में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, जिनमें पैरेलल वेनेशन होती है, जिनमें फाइब्रस रूट्स होते हैं। एनालाइज करना मतलब किसी चीज के बारे में पता करना। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे और वाटर दोनों पे रह पाते हैं। पैरेलल वेनिसन मोनोकॉट प्लांट्स में होता है, जिसमें जो लीव्स होती है ना, उसमें जो वेन्स होती हैं वो पैरेलली जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं। एक्वेटिक जो वाटर में जिसका हैबिटेट वाटर होता है उनको एक्वेटिक कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन होता है ऐसी लीव्स जिसमें एक मेन वेन होती है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये वाला जो लीफ है ये रेटिकुलेट वेनेशन का है। बायोडायवर्सिटी क्या है? जो अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल की स्पीसीज हमारे किसी एक एरिया में पाई जाती है ना, वो बायोडायवर्सिटी है। सेक्रेड ग्रुप्स फॉरेस्ट के एक छोटे छोटे पैचेज हैं जो अनडिस्टर्ब्ड है, जिसमें हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना हम पेड़ काट सकते हैं। कॉटिलिडन क्या है? सीड के पार्ट को बोलते हैं। जैसे चने के सीड में, चने के सीड को अगर आप ऊपर का छिलका हटाएंगे तो दो पार्ट्स में बच जाएंगे, वो दो कॉटिलिडन्स होते हैं। शर्ब क्या है? जो मीडियम हाइट के प्लांट होते हैं, जो ना तो ट्री हो ना ही हर्ब हो। जैसे रोज प्लांट एक शर्ब है। डाइकॉट प्लांट क्या होते हैं? जैसे मोनोकॉट प्लांट में एक कॉटिलेडन होता है सीड में, डाइकॉट प्लांट में ऐसे दो कॉटिलेडन होते हैं, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और उसमें रूट क्या होती है? रूट होती है, जिसमें एक मेन रूट होती है और उस रूट में से और ब्रांचेस रूट के निकल रहे होते हैं। इसी को टैप रूट बोलते हैं। फाइब्रस रूट आपको बता दिया गया कि जब कोई स्टेम आ रही है और जमीन के नीचे स्टेम से ही बहुत सारे रूट निकल जाएं, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं, ऐसे ऐसे एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। हैबिटेट मतलब वो नेचुरल ड्वेलिंग प्लेस जहाँ पे कोई एनिमल या प्लांट रहता है। ट्री आपको पता है जो बहुत ही हार्ड स्टेम हो, जिसकी ब्रांचेस जमीन से बहुत ऊपर से आ रही हो। और हर्ब्स क्या है? जिनके स्टेम फ्लेक्सिबल हो, ग्रीन हो, बहुत ही छोटे हो, उनको हर्ब्स बोलते हैं। वेनेशन क्या है? ये वेन का अरेंजमेंट, किसी भी प्लांट के लीफ में जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेनेशन। नाउ समरी। अब हम चैप्टर खत्म होता है, ये हम समरी कर रहे हैं। वी आर सराउंडेड बाय लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे आसपास बहुत सारी वेराइटी है प्लांट्स और एनिमल्स की। सच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये जो वेराइटी है प्लांट्स और एनिमल्स की, इसको हम बायोडाइवर्सिटी का ये पार्ट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। प्लांट और एनिमल को हम अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। क्या उनके बीच में सिमिलर है, क्या डिफरेंट है। Plants have similarities and differences based on features associated with roots, stems, leaves, flowers and so on. Plants में similarities और differences होते हैं, जैसे कि उनके roots कैसे हैं, stems कैसी हैं, leaves कैसे हैं, flowers कैसे हैं। इनके basis पे उनमें similarity और differences हम ढूंढ सकते हैं। The method of arranging things into groups based on their common features is called grouping. Grouping का मतलब क्या है? उनके कॉमन फीचर्स के बेसिस पे जब हम उनको अरेंज करते हैं, डिफरेंट ग्रुप में बांट देते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। Plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their heights, types of stem and branching patterns. तो जो हर्ब्स होते हैं सबसे छोटे प्लांट होते हैं, shrubs उससे बड़े और ट्रीज जो है सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं। जिसमें हर्ब्स और shrubs जिसमें हर्ब्स में जो स्टेम होती है वो बहुत ही नाजुक ग्रीन होती है। shrubs और ट्रीज की स्टेम हार्ड होती है, बट ट्रीज की बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड वुडी होती है। Plants can also be grouped as dicotyledons मतलब dicots and monocotyledons मतलब monocots based on the number of cotyledons in the seed. कोई ऐसा सीड चने का जिसमें दो हो, राजमा जिसमें दो cotyledons हो,
उसको हम बोलते हैं डाइकोटिलेडन, और जिसमें एक ही कोटिलेडन हो सीड में उसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जबकि मोनोकोटिलेडन में पैरेलल वेनेशन होता है। इसमें टैप रूट होती है और इसमें फिब्रस रूट्स होती हैं। Monocots generally exhibit parallel venation in their leaves and possess fibrous roots, while dicot typically exhibit reticulate venation in their leaves and possess taproot. यही सेम चीज जो डाइकोटिलेडन्स होती है उसमें टैपरूट होती है और रेटिकुलेट वेनेशन होती है, और मोनोकोटिलेडन में जो होती है वो पैरेलल वेनेशन होती है और फाइब्रस रूट्स होती है। Animals have different type of movement that can be basis of their grouping. Animal में अलग अलग तरीके के मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से हम उनको अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। Biodiversity of different regions varies because distinct environment condition. Biodiversity अलग अलग रीजन में अलग अलग होती है क्योंकि वहाँ की environmental conditions अलग अलग होती हैं। पहाड़ों में उगने वाले पेड़ अलग तरीके के होते हैं, जबकि प्लेन में उगने वाले पेड़ अलग तरीके के होते हैं। The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptations. जो स्पेशल फीचर्स जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रह पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, उनको हम एडेप्टेशन कहते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज देयर हैबिटेट। जो नेचुरल प्लेस जहाँ वो रहते हैं उनको हम हैबिटेट बोलते हैं। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो हैबिटेट के बेसिस पे हम उनको टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहे उनको हम टेरेस्ट्रियल बोल देते हैं और जो पानी में रहे उनको हम एक्वेटिक बोल देते हैं। ड्यू टू डैमेज ऑफ देयर हैबिटेट, हैबिटेट में डैमेज की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स लूज देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट में नुकसान की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स अपना घर खो देते हैं, फूड खो देते हैं, दूसरे रिसोर्सेज खो देते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। We must protect biodiversity to ensure that our planet is full of life. हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल चाहिए। हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि हमारा ये जो प्लेनेट है ना वो फुल ऑफ लाइफ हो। हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ सर्वाइव करें, थ्राइव करें, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हम सब इंटरडिपेंडेंट है। तो किसी एक के नहीं रहने से बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, हम पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी को हम हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें। नाउ द चैप्टर एंड्स। अब आपके ये एक्सरसाइजेस शुरू होते हैं 23 पेज नंबर से। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।